हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशू नॉवेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के एपिसोड सुनने हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 71। कोमल के जाने के बाद इश्की कुर्सी पर बैठकर आराम करने लगी, तभी उसके सामने एक कॉफ़ी का कप आया। उसने सर उठाकर ऊपर देखा तो वहाँ हेमंत खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बोर हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि आज यहाँ ही आ जाऊँ। जब मैंने तुम्हें यहाँ इस तरह से बैठे देखा तो मुझे लगा कि शायद तुम्हें कॉफ़ी की ज़रूरत है। और ठीक है, इसे यही छोड़ दो। तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही? हेमंत ने अचानक पूछा। इश्की ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, मैंने आज दोपहर में लंच नहीं किया, इसलिए अब मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तुमने अभी तक कुछ खाया क्यों नहीं? क्या तुम काम को कुछ ज़्यादा ही गंभीरता से नहीं ले रही? तुम खाने को कैसे भूल सकती हो? हेमंत ने हैरानी से इश्की की तरफ देखा। अभी इश्की कुछ और बोलती, इससे पहले ही हेमंत वहां से भाग गया। इश्की उसे रोकना चाहती थी, लेकिन तब तक वह बहुत दूर जा चुका था। कुछ देर बाद कोमल इश्की के लिए कुछ खाने को लेकर आई। मिस कपूर, इसे खा लीजिए। थैंक यू, इश्की ने कहा और उसके लाए खाने को खाने लगी। तभी हेमंत भी कुछ खाना लेकर लौट आया। जब उसने देखा कि इश्की पहले से ही खा रही है तो उसने कोमल की तरफ देखा और सोचा कि कोमल ने इश्की के लिए शायद पहले ही कुछ खाने के लिए खरीद लिया होगा, तो इसलिए उसने उस खाने को इश्की के पास रखा और उसके बगल में बैठ गया। मैं तुम्हें बुला रही थी, लेकिन तुम इस तरह से भाग गए जैसे तुम्हारे पीछे कोई पड़ा हुआ है। कोई बात नहीं, बस खा लो। हेमंत के चेहरे पर शांत भाव था। कोमल, अब तुम काम पर जा सकती हो, मैं उसका साथ दूंगा, हेमंत ने कोमल से कहा। कोमल ने इश्की की तरफ देखा और वहां से चली गई। धीरे धीरे खाओ, तुम्हें इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। हेमंत ने जब देखा कि इश्की कितनी तेजी से खा रही है तो उसने तुरंत कहा। इश्की ने सहमति में सिर हिलाया। इश्की, एक या दो बार ऐसा करना ठीक है, लेकिन तुम हर बार खुद को भूखे नहीं रख सकती। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? हेमंत ने चिंता से पूछा। चिंता मत करो, मैं आज दोपहर का खाना नहीं खा पाई क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम था। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, इश्की ने कहा खाने के बाद कहा। हेमंत मुस्कुराया। मैंने ये नहीं कहा कि तुम बेवकूफ़ हो। वैसे तुम दोपहर में क्या कर रही थी? ऐसा क्या जरूरी काम था कि तुम्हें खाने का भी टाइम नहीं मिला? हेमंत ने कॉफ़ी पीते हुए पूछा। मुझे दादाजी से मिलने जाना पड़ा, उसने हेमंत को बताया क्योंकि वह ये बात नहीं छुपाना चाहती थी। ओह, तो ये कारण था, हेमंत ने उसकी ओर देखकर सोचा। वैसे मैं बहुत दिनों से तुम्हारे दादाजी को नहीं देखा, वह कैसे हैं? वह बहुत अच्छे हैं, अब वह कम ही बाहर जाते हैं, इसलिए उन्हें देखना मुश्किल है। वैसे हेमंत, क्या तुम्हें यहाँ कुछ काम है? इश्की ने उसकी ओर देखकर पूछा। नहीं, कुछ खास नहीं, अब जबकि मैं यहाँ आया हूँ तो बस ये देखने जा रहा हूँ कि क्या तुम कुछ काम दे सकती हो। मैं काफ़ी टाइम से एक ही जगह बैठे बैठे बोर हो चुका हूँ, हेमंत ने कहा। वह नहीं चाहता था कि इश्की उसे यहाँ से जाने के लिए कहे, क्योंकि वह इश्की को लेकर काफ़ी परेशान था। ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो। वैसे क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यहाँ सुरक्षा के लिए लोगों की ज़रूरत है? आज मैं तो बच गई, लेकिन हो सकता है कि कोई और इस तरह से किसी पर हमला करे तो सामने वाला बच नहीं पाएगा। इसलिए तुम्हें बाहर की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, इश्की ने सुझाव दिया। हाँ, आज सुबह जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे सचमुच बहुत दुख है। मैं जल्द से जल्द सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि ऐसी घटनाएं फिर कभी न हो, हेमंत ने इश्की को शांत कराते हुए कहा, क्योंकि वह खुद भी काफ़ी दोषी महसूस कर रहा था। जब उसने उस व्यक्ति को याद किया जिसने इश्की पर हमला किया था तो वह खुद को कोसने से रोक नहीं सका। उस कमीने में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि उसने दिन दहाड़े किसी का पीछा किया? ये बहुत शर्मनाक था। इश्की, क्या तुमने किसी को नाराज किया है? हेमंत ने अचानक चिंतित होकर पूछा। मुझे नहीं लगता, मैं हमेशा या तो यही होती हूँ या दादी के घर मेरे पास अजनबियों से बातचीत करने का वक्त नहीं है, इश्की ने हेमंत को सीधे सीधे बताया। ये तो अजीब बात है, फिर कोई तुम पर हमला क्यों करेगा? उसने तो इतनी घिनौनी चालें भी चली। अगर सोचा जाए तो हमलावर जरूर कोई ऐसा होगा जो तुमसे बेहद नफरत करता होगा, वरना वह तुम्हारे साथ इतना क्रूर व्यवहार नहीं करता। हेमंत ने इश्की को समझाने की कोशिश की। याद करो, क्या हमने विदेश में किसी को नाराज किया था? क्या कोई फ्लाइट में तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था? शायद उसका कोई साथी हो, हेमंत ने डरते हुए सोचा। विदेश का जिक्र आते ही इश्की सभी घटनाओं को याद करने लगी। वह सिर्फ उन्हीं लोगों को नाराज कर सकती थी जिन्होंने चीप बनाने में उसका विरोध किया था। फिर भी उनके लिए उस पर हमला करना बहुत दूर की बात होगी, यह बिल्कुल बेमतलब है। वह सिर्फ कर्मचारी थे और इसलिए उनके पास इतनी गहरी नफरत का कोई कारण नहीं होगा।
शायद नहीं, वह अभी उससे इतनी नफरत नहीं करते। उनके पास इतनी शक्ति भी नहीं है। इश्की ने शांति से जवाब दिया। क्या तुम्हें यकीन है? हेमंत थोड़ा परेशान लग रहा था क्योंकि उसे लगा कि इस घटना का विदेश के किसी व्यक्ति से कोई न कोई लिंक जरूर है। ठीक है, इश्की ने सिर हिलाया। अगर तुमने जो कहा वह सच है तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा व्यक्ति मुझसे इतना नाराज होगा? हेमंत ने इश्की को हैरानी से देखा क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था, क्या वह मालिनी हो सकती है, सुमन या नैना में से कोई एक? हेमंत ने इश्की की ओर देखते हुए नाम लिया। इश्की ने उसकी तरफ देखा और उन नामों के बारे में सोचने लगी। किंजल अभी भी विदेश में है, वह अब अपना ख्याल भी नहीं रख सकती, इसलिए इसकी बहुत कम संभावना है कि वह मेरे साथ ऐसा कुछ करने के बारे में सोचेगी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है जो वो ऐसा कुछ करेगी। यहाँ वापस आने के बाद से मैंने न तो नैना और न सुमन को देखा है और न ही उनसे मिली हूँ। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने भी ऐसा कुछ किया होगा। उनके अलावा और कौन हो सकता है? हेमंत ने उलझन ने पूछा। नेहा अब अकेले बची है, मुझे यकीन है कि उन सबसे वह मुझे सबसे ज्यादा नफरत करती है। क्या इसलिए कि मैंने उसके माता पिता के अस्पताल में भर्ती होने की बात किसी और को बता दी थी और वह इस बात से उबर नहीं पाए, और क्या इसलिए उसने मेरे लौट के बाद मुझसे बदला लेने के लिए ये सब किया? इश्की ने सोचा, ये भी असंभव है। इश्की, अब तुम्हें खाना शुरू कर देना चाहिए। मैं किसी और को उसकी जांच के लिए भेजूंगा और पता लगाऊंगा कि वह व्यक्ति कौन है, हेमंत ने इश्की की ओर देखते हुए कहा। इश्की ने सोचा कि इतने कम समय में किसी नतीजे पर पहुंचना उसके लिए नामुमकिन होगा। इसके अलावा उसे शाम को भी काम करना था, इसलिए उसने अपने विचारों को एक तरफ रख दिया और खाना खाने लगी। वह अपने हमलावर से बाद में निपट लेगी। हेमंत ने इश्की की ओर देखा जो अपना खाता खत्म करने ही वाली थी, तो उसने पूछा, इश्की, क्या तुमने इसके बारे में सुना है कि मल्होत्रा परिवार कल सार्वजनिक रूप से कोई कार्यक्रम करने वाला है? ये कितना बड़ा मजाक लगता है। वह जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं वह चुपचाप भी किया जा सकता है, लेकिन वह जानबूझकर हमें इनवाइट कर रहे हैं। क्या यह अजीब बात नहीं है? मुझे पता है कि कल वह कुछ करने वाले हैं, लेकिन पब्लिक में ऐसा करने का क्या मतलब है? इश्की ने हेमंत को उलझन भरी नजरों से देखा। मैंने सुना है कि जैस्मिन मल्होत्रा से संपर्क किया गया है, वह उस कार्यक्रम को होस्ट करेगी ताकि यहाँ के लोगों को पता चल सके कि उनके परिवार अपनी पूरी शान के साथ वापस आया है। हेमंत ने इश्की को इसके बारे में हंसते हुए बताया। मल्होत्रा परिवार वाकई कुछ और है, वह एक आम परिवार ही है, फिर भी वह ऐसा कुछ कर रहे हैं, कितना अजीब बात है। इश्की ने अपना सर हिलाया क्योंकि वह उनके ऐसा करने के इरादे को समझ नहीं पा रही थी। हाँ, मुझे लगता है हर कोई वही सोच रहा होगा जो तुम सोच रहे हो। कोई नहीं जानता कि वह क्या साबित करना चाह रहे हैं, ऐसा करने में उन्हें कौन सी शांति मिलती है। अगर मैं भी होती तो बस अपने लोगों का इस तरह से इस्तेमाल नहीं करती। अचानक उसके मन में एक विचार आया, अरे हाँ, मैंने मल्होत्रा परिवार को कैसे भूल सकता हूँ। जैस्मिन ने विदेश में मेरे पीछे घूमने के लिए किसी को रखा था। मुझे लगता है कि वह पहले से ही मेरे साथ पंगा लेना चाहती थी, लेकिन शुक्र है कि मैं उसे अपने पीछे से हटाने में कामयाब रही। जैस्मिन को अभी भी मुझसे हिसाब चुकता करना है, इसलिए उसने शायद मुझे फिर से चोट पहुंचाने के लिए किसी और व्यक्ति को भेजा है। इश्की जितना ज्यादा सोचती उसे आखिरकार जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें साफ दिखाई देने लगी, वरना यह बात उसे काफी देर से पता चलती। अब तक वह दो लोगों का पता लगा चुकी थी और उसे विश्वास था कि सच्चाई बहुत जल्दी सामने आ जाएगी। ये देखने के बाद कि इश्की ने बात करना बंद कर दिया है, हेमंत ने पूछा, इश्की, तुम क्या सोच रही हो? मुझे अचानक किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में ख्याल आया जिसने ये किया होगा। हेमंत की आंखें चमक उठी। कौन है वो? जैस्मिन मल्होत्रा, इश्की ने शांति से समझाया। जैस्मिन मल्होत्रा? हेमंत ने हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। ठीक है, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ, तुम दोनों के बीच गहरी दुश्मनी है ना? लेकिन रुको, वह तुमसे नफरत क्यों करती है? साथ हेमंत के चेहरे पर शिकन आ गई। मुझे लगता है कि मिहिर की वजह से, इश्की ने जवाब दिया। उसके पास उन्हें वह सब कुछ बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था जो बहुत समय पहले हुआ था। मिहिर? क्या हुआ? इश्की की ओर देखते हुए हेमंत के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो मुझे भी नहीं पता? यह एक लंबी कहानी है, इसलिए मैं अभी तुम्हें इसके बारे में नहीं बताऊंगी, उसने जवाब दिया। दोपहर के लंच के लिए थैंक यू, अब मुझे काम पर वापस जाना है। इश्की मुड़ी और लिफ्ट की ओर जाने से पहले उसने हेमंत की तरफ हाथ हिलाया। पहले तो हेमंत इश्की के साथ जाना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, मुझे कोई काम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। क्या तुमने अभी कुछ देर पहले ही नहीं कहा था कि तुम बिल्डिंग की सुरक्षा के मुद्दों पर गौर करोगे? तुम्हें शायद और भी अधिक लोगों को काम पर रखने की जरूरत है। हेमंत समझ नहीं पा रहा था कि इश्की के सवालों का क्या जवाब दे, इसलिए उसने हार मान ली।
अब तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है, वो केवल इतना ही कह सका और लिफ्ट को ऊपर जाते देखता रहा। इसके बाद इश्की लिफ्ट के माध्यम से सबसे ऊपरी फ्लोर पर पहुंची, जबकि हेमंत वहां से चला गया और वह काम करने लगा जो इश्की ने उसे करने के लिए कहा था। उसके मन में एक ही ख्याल था, मुझे सुरक्षा को मजबूत करनी होगी और उस व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसने इश्की पर हमला किया था। जैसे ही इश्की लैब में पहुंची, कोमल उसके पास गई और बोली, मिस कपूर, क्या आप बेहतर महसूस कर रही है? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, इश्की ने कोमल की ओर देखते हुए कहा। मिस कपूर, तरुण अभी आपको ढूंढ रहे थे, कोमल ने इश्की को बताया। थैंक यू, मैं अभी उसे देखकर आती हूँ। तरुण, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? इश्की ने पूछा। मिस कपूर, यह स्पेयर पार्ट्स कहाँ से मंगवाए गए? तरुण ने इश्की की ओर देखते हुए पूछा। इश्की कुछ उलझन से देखने लगी, तब तरुण बोला, इस बात का गलत मतलब मत निकालिए, मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था, लेकिन स्पेयर पार्ट्स घटिया क्वालिटी का लग रहा है, तरुण ने इश्की को देखकर जल्दी से समझाया। क्या सचमुच, क्या तुम्हें यकीन है? उसने पूछा। देखिए, ये पहले बैच है का है और ये दूसरे बैच का, तरुण ने इश्की को सामाना दिखाया। इश्की ने उन्हें देखने के लिए हाथ में उठाया, लेकिन उसमें उसे कुछ ज्यादा अंतर नजर नहीं आया। मुझे तो सब एक जैसा ही लग रहा है। हाँ, बाहर से दोनों एक जैसे दिखते हैं, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ मशीन पर एक नज़र डालिए। मशीन पर टेस्ट करने के बाद दूसरे बैच के स्पेयर पार्ट्स स्पष्ट रूप से पहले बैच की तुलना में बेकार क्वालिटी के थे। इश्की ने जैसे ही नतीजा देखा, उसे गुस्सा आने लगा। मुझे हैरानी है कि आखिर किस में इतनी हिम्मत आ गई कि उसने मेरे साथ ऐसा खिलवाड़ करने की कोशिश की। दूसरे बैच का सारा सामान निकाल दो, उन्हें सील करके रखो, मैं उनका ध्यान रखूंगी। इश्की ने स्टाफ की तरफ देखा और ऑर्डर दिया। जरूर, लेकिन हमें अगले कुछ दिनों में ही रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्या आप इस बारे में कुछ कर सकती है? उन्होंने इश्की की ओर देखकर चिंता में कहा। चिंता मत करो, मैं पहले बैच के सामान की तरह ही फिर से नया बैच ऑर्डर करूंगी। इश्की ने आत्मविश्वास के साथ तरुण को शांत किया। ओह ठीक है, फिर मैं काम पर जाता हूँ। जरूर, इश्की ने कोमल को आवाज लगाई। स्पेयर पार्ट्स किसने पहुंचाया है? कोमल ने अपनी याददाश्त पर जोर देते हुए कहा। ये सब एक ही कंपनी के थे, लेकिन डिलीवरी करने वाला कोई और आदमी था। इश्की को जब पता चला कि सामान किसी और ने डिलीवर किया है तो उसे समझ में आ गया कि क्या गड़बड़ हुई है। मुझे डिलीवरी ऑर्डर देखने दो। जरूर, कोमल मुड़ी और उसे ढूंढने लगी। चैप्टर 72। इश्की ने कोमल को डिलीवरी ऑर्डर नंबर लाने के लिए भेजा। थोड़ी देर बाद कोमल इश्की के पास आई। मिस कपूर, यह रहा। कोमल डिलीवरी ऑर्डर नंबर लेकर इश्की के पास पहुंची। उन्हें फ़ोन करो और बताओ कि मुझे किसी से बात करनी है, इश्की ने ऑर्डर दिया। ठीक है, कोमल ने तुरंत नंबर डायल किया। कुछ देर बाद फ़ोन उठा लिया गया। थोड़ी देर बाद कोमल बोली, वह अभी किसी को भेज रहे हैं। ठीक है। आधे घंटे से भी कम समय में कंपनी का एक प्रतिनिधि अपने एक सहायक के साथ इश्की के लैब में पहुंचा। इश्की को देखते ही उसने उत्साह से कहा, मिस कपूर, हम यहाँ हैं। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? आप हमारे स्पेयर पार्ट्स सप्लायर हैं। पहले बैच ठीक था, लेकिन मैं दूसरे बैच के बारे में ऐसा नहीं कह सकती। क्या आपको मुझे चीजें समझनी नहीं चाहिए? इश्की के चेहरे के भाव काफी सख्त थे। मिस कपूर, क्या कोई गलतफहमी हुई है? हमने आपको जो भी दिया वह अच्छी क्वालिटी का था, या नहीं हो सकता कि कहीं से कोई गड़बड़ी हुई हो? वह आदमी इश्की को जानता था, इसलिए वह उसे घटिया सामान देकर उकसाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो स्पेयर पार्ट्स उसने उसे दिए थे उसमें कुछ गड़बड़ है। ये सभी स्पेयर पार्ट्स यही है, खुद ही देख लो। इश्की ने उनसे बहस नहीं की, वह चाहती थी कि पूरी स्थिति समझने से पहले वह खुद स्पेयर पार्ट्स को देख ले। उस आदमी ने दरवाजे के पास रखे स्पेयर पार्ट्स को देखा, फिर अपने सहायक को उन्हें जांच के लिए बुलाया। मशीन से उनका टेस्ट करो। सहायक ने तुरंत फोन के आकार की मशीन निकाली और स्पेयर पार्ट्स को टेस्ट करना शुरू किया। मशीन से आवाज आने लगी, जिससे साफ पता चल रहा था कि स्पेयर पार्ट्स खराब थे। आदमी अविश्वास से मशीन को घूमने लगा। ये कैसे हो सकता है? इसे मुझे देखने दो। वह व्यक्ति इस बात से परेशान था, उसे लगा कि उसका सहायक ही शायद ठीक तरह से गैजेट नहीं चला रहा होगा, इसलिए उसने खुद उसे देखने का फैसला किया। हालांकि पहले की तरह ही इस बार भी मशीन प्रतिक्रिया दे रही थी। इश्की जो किनारे खड़ी थी, उसने उनसे तुरंत पूछा, मैं सही थी है ना? क्या हो रहा है? उस आदमी ने उलझन से अपने माथे पर हाथ रखा। यह नहीं हो सकता, मैंने यहाँ जो भी सामान दिया था वह अच्छी क्वालिटी के थे। इसमें कोई खराबी कैसे हो सकती है? फिर उस आदमी ने ईमानदारी से अपनी गलती मान ली। मिस कपूर, मुझे यकीन है कि कोई गलतफहमी हुई है। ये नामुमकिन है कि हमने खराब माल आपको भेजा हो, लेकिन फिर भी मैं किसी को इन्हें ले जाने के लिए कहूँगा और एक नया बैच भेजूंगा।
अगर आपको कोई नुकसान हुआ है तो हम उसकी भरपाई करेंगे। मुझे पसंद है कि आप इसे अच्छे से संभाल रहे हैं, इसलिए मुआवजे की बात भूल जाए, इश्की ने कहा, क्योंकि जिस तरह से सप्लायर ने इस मुद्दे को उठाया था उससे ये काफ़ी अच्छा लगा। बस मुझे जल्द से जल्द शिपमेंट भेज देना। हालांकि अगर ऐसा कोई दोबारा हुआ तो तुम्हें इसके रिजल्ट भुगतने होंगे, इश्की ने सख्त आवाज में कहा। चिंता मत करिए, मैं गारंटी देता हूं कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इसकी जांच करूंगा और बाद में आपको इसका स्पष्टीकरण भी दूंगा। उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान थी और उसने इश्की को आश्वस्त किया। जरूर, वैसे मेरा एक सवाल है, आपने मेरा ऑर्डर पहुंचाने के लिए कितने लोगों को भेजा था? ओह, बस एक ही। क्या? बस एक? हाँ, क्यों, क्या बात है? इश्की ने तुरंत समझाया। मेरे एक कर्मचारी ने बताया कि जिस व्यक्ति ने सामान का पहला बैच भेजा था वह दूसरे बैच वाले व्यक्ति से अलग था। मुझे लगता है कि आप इसकी जांच कर सकते हैं। इश्की ने आखिरकार उनकी मदद करने के बारे में सोचा। ये दोनों अलग कैसे हो सकते हैं? चिंता मत करो, मैं इसकी जांच करूंगा और अगर कुछ हुआ तो मैं आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा। जरूर। उस आदमी के जाने के बाद इश्की मन ही मन सोचने लगी, लगता है डिलीवरी वाले के साथ कुछ गड़बड़ है, उस आदमी को ढूंढने पर ही कुछ पता है लगाया जा सकता है। कोमल, मैं डिलीवरी मैन के चेहरे की फुटेज देखना चाहती हूँ, इश्की ने कोमल की तरफ मुड़कर कहा। मैं इस पर काम कर रही हूँ, कोमल ने जवाब दिया। कुछ पल बाद इश्की ने स्क्रीन पर डिलीवरी करने वाले इंसान को देखा तो पाया ये वही व्यक्ति था जिसने पार्किंग में उस पर हमला किया था। हो सकता है कि यह व्यक्ति पहले से ही मेरे इतने करीब हो। मुझे लगता है कि डिलीवरी मैन बनकर वह यहाँ आया था ताकि मुझ पर हमला करने की प्लानिंग कर सके। लगता है अब मुझे इस इंसान को और भी गंभीरता से लेना होगा, उसने सोचा। अब तो ये खतरा और भी बड़ा होता जा रहा है। वह मेरे आसपास घात लगाए बैठा है, मुझे कुछ करना होगा। इश्की ऑफिस में आकर दूसरे लोगों के साथ काम करने लगी। धीरे धीरे शाम हो गई। इसके बाद इश्की कोमल के साथ सभी के चले जाने के बाद सामान के बैच को देखने लगी ताकि वही देख सके कि कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। जब उसे सब ठीक लगा तो वह घर के लिए निकल पड़ी। मिस कपूर, आज रात आप क्या खाना चाहेंगी? दया ने इश्की की ओर देखते हुए पूछा। कुछ भी ठीक है, मुझे बाद में कुछ काम है, अगर कोई जरूरी न हो तो मुझे परेशान मत करना। इतना कहकर इश्की अपने कमरे में चली गई। दया ने इश्की को हैरानी से देखा। आज इश्की काफी गंभीर लग रही थी। उसने सोचा कि कोई बड़ी बात हुई होगी, इसलिए उसने ज्यादा सवाल नहीं किया। इश्की अपने कमरे में वापस आए और अपना लैपटॉप ऑन करके जेम्स का नंबर डायल किया। जेम्स, क्या तुम्हें मैंने जो तस्वीर भेजी थी उसका कुछ पता चला? हाँ, या तो बस एक साधारण आदमी है जो पैसों के लिए काम करता है, उसमें कुछ खास नहीं है, जेम्स ने फोन की दूसरी तरफ शांत आवाज में कहा। साधारण आदमी? क्या वह हाल ही में किसी से मिला है या हाल ही में उसके जीवन में कोई अचानक बदलाव आया है? इश्की ने एक पल सोचने के बाद पूछा। मुझे देखने दो। जेम्स ने उस आदमी को देखा और उसके बारे में पढ़ना शुरू किया। जेम्स ने उसके बारे में बताते हुए कहा, ऐसे तो कुछ अलग नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि उसके परिवार के किसी सदस्य को कुछ समय पहले ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कौन से अस्पताल में? उसके बारे में तुम्हारे पास कोई जानकारी है तो भेज दो और अपना काम जारी रखो, इश्की ने ऑर्डर किया। वह पर्सनली उसकी जांच करना चाहती थी क्योंकि वह जानती थी कि जेम्स निश्चित रूप से इतने सारे कामों को नहीं कर पाएगा। जरूर, मैं अभी भेजता हूँ। थोड़ी देर बाद उसने इश्की को उस आदमी की सारी जानकारी भेज दी। ठीक है, बाय। फिर इश्की ने उस व्यक्ति के बारे में पढ़ना शुरू किया जिसने उसे पर हमला किया था। विजय शाह। इश्की ने उसका नाम पढ़ा। जेम्स ने सही कहा था, वह भी एक मजदूरी करने वाला गुलाम था। विजय जो बस एक बेवकूफ़ था जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। इसके अलावा वह इश्की को जानता भी नहीं था। वह मुझ पर हमला क्यों करेगा? इश्की ने मन ही मन सोचा। जब वह और उसके बारे में पढ़ने लगी तब कुछ समय बाद ही इश्की को उस आदमी में कुछ नया नजर आया। विजय के दादाजी को अचानक गंभीर बीमारी का पता चला। उन्होंने जितने भी बैंक दिखे उनसे उधार लेने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि कुछ दिनों बाद उसके बैंक खाते में बहुत ज़्यादा पैसा जमा हुए और यह वह रकम थी जिससे उसने अपने दादाजी का ऑपरेशन कराया। एक नॉर्मल आदमी को अचानक इतना पैसा क्यों मिलेगा? मुझे यकीन है कि इसमें और भी कुछ है। इश्की ने ये सब सोचते हुए भौहें सिकोड़ ली। कुछ देर बाद ही इश्की को पता चल गया कि विजय दादाजी किस हॉस्पिटल में है। उसने टाइम देखा और सोचा कि अब वहां पहुंचने के लिए बहुत देर हो चुकी है, इसलिए उसने जेम्स द्वारा भेजी गई जानकारी को पढ़ना शुरू किया। उधर अयांश अभी विला लौटा था। चारों तरफ छाए अंधेरे से उसने अंदाजा लगा लिया कि इश्की फिर से दादी के घर गई है। इस वजह से उसे लगा कि शायद आज भी उसे अकेले ही रहना पड़ेगा। वह सीधे अपने बेडरूम में गया। फिर उसने अपना फ़ोन निकाला और इश्की को वीडियो कॉल किया।
इश्की अभी भी जानकारी को पढ़ रही थी, उसने नोटिफिकेशन की आवाज़ सुनकर फ़ोन उठाया। ये देखकर कि अयांश उसे वीडियो कॉल कर रहा है, वह झिझकी और आह भरते हुए बोली, मैं कॉल नहीं उठाने वाली। हालांकि उसे यह एहसास नहीं हुआ कि जब उसने अपना फ़ोन दूर रखा तो उसकी उंगलियां गलती से आंसर बटन पर दब गई थी। इश्की ने फाइल पढ़ना जारी रखा, उसे पता नहीं था कि कॉल कनेक्ट हुआ है, हो चुका है। अयांश को इश्की स्क्रीन पर कहीं भी दिख नहीं रही थी, बस एक छत दिखाई दे रही थी। अयांश ने उसे गौर से देखा और पाया कि वह इश्की के कमरे का था। मेरा कॉल रिसीव करने के बाद उसने फ़ोन एक तरफ क्यों रख दिया? उसने सोचा, क्या वह जानबूझकर मुझसे बात नहीं कर रही? कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे केवल कीबोर्ड और माउस की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब और इंतजार न कर पाने के कारण उसने बोलने की पहल की, तुम फ़ोन उठाने के बाद बात क्यों नहीं कर रही? इश्की जो जानकारी पढ़ने में पूरी तरह व्यस्त थी, अचानक अयांश की उसकी आवाज़ सुनकर चौंक गई। उसने तुरंत गेट की तरफ देखा क्योंकि उसे लगा कि शायद वह उसके घर आ गया है, हालांकि गेट बंद था और वह उसको कहीं नहीं देख पाई। उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली और यह समझने की कोशिश करने लगी कि क्या हो रहा है। यह क्या हो रहा है? क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? इश्की जिस तरह खुद से बात कर रही थी उसे सुनकर अयांश को हंसी आ गई। क्या बात कर रही हो? क्या तुम मेरे सामने नाटक कर रही हो? अयांश की आवाज़ फिर से सुनकर इश्की तुरंत उठ खड़ी हुई और फिर घबराकर कमरे को देखने लगी। क्या अयांश के कमरे में कोई सीक्रेट कैमरा लगवाया है? अयांश, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? इश्की ने चारों तरफ देखने के बाद पूछा। जरूर, क्या तुमसे बोलते समय मुझे तुम्हारी तरफ देखने की इजाज़त है? उसने पूछा। उसका क्या मतलब है? क्या वह मुझे देख नहीं सकता? ये किस वजह से हुआ होगा? इश्की ने कुछ अंदाजा लगाया। तभी उसे अपने फ़ोन का ख्याल आया और वह तुरंत फ़ोन के पास गई। उसने देखा कि कॉल कनेक्ट हो चुकी थी। उसे याद आया कि उसने कॉल उठाया नहीं था, शायद गलती से कॉल उठ गया था। इश्की, तुम क्या कर रही हो? अयांश के चेहरे पर उलझन भरे भाव थे। वह बस उसे देखना चाहता था, लेकिन वह जो कर रही थी उससे वह सचमुच हैरान हो गया। अयांश, कॉल कैसे कनेक्ट हुई? इश्की ने जवाब देने के बजाय दूसरा ही सवाल पूछने लगी। तुम्हें ये बात खुद से पूछनी चाहिए। अयांश ने उसकी ओर देखा। क्या मैंने गलती से फ़ोन उठा लिया? उसने खुद से कहा। जो भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक उसने मेरे कमरे में कुछ न किया हो। तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? अयांश ने पूछा। कुछ खास नहीं, मैं बस कुछ काम कर रही थी, अयांश ने जवाब दिया। यहाँ फ़ोन रखने के लिए कोई जगह नहीं है। और हाँ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हम तो आज सुबह ही मिले थे, है ना? इश्की ने अयांश की बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहा। हम आज सुबह मिले थे, यानी तुम्हें देखे हुए एक दिन हो गया। मैं तो खुद तुमसे मिलने नहीं आ सकता, तुम मुझे खुद से मिलने क्यों नहीं देती? उसने ऐसे कहा जैसे उसकी बात सही हो। इश्की के पास कोई चारा नहीं था। उसने अपना फ़ोन किसी चीज़ पर रखा और फ्रंट कैमरा ऑन कर दिया। क्या ये ठीक है? मैं अब काम कर रही हूँ। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद फ़ोन रख दूंगा, अयांश ने कहा। इश्की ने उसे एक बार देखा और कंप्यूटर पर काम करना जारी रखा, जबकि अयांश को देखता रहा। थोड़ी देर बाद इश्की के दरवाजे पर दस्तक हुई। मिस कपूर खान का टाइम हो गया है। ठीक है, मैं आ रही हूँ, अयांश ने जवाब दिया। इसके बाद उसने अपना कंप्यूटर बंद किया और अपना फ़ोन लेकर नीचे जाने वाली थी कि उसने देखा अयांश ने अभी तक फ़ोन नहीं रखा था। तुम अभी भी क्या कर रहे हो? क्या तुम अब खाना नहीं खाओगे? इश्की ने पूछा। हाँ, क्या तुमने खा लिया? अयांश ने सवाल किया। अभी नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं क्या खाना चाहता हूँ। तुम्हें खाना ही होगा, जाओ और कुछ बना लो, इश्की ने कहा। मुझे अकेले खाने का मन नहीं है, अयांश ने आलसी स्वर में कहा। इश्की गुस्सा होने लगी। लगता है तुम्हें अभी भूख नहीं लगी है। तो ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, मुझे खाना है। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। अयांश उससे कुछ कहने ही वाला था कि उसने देखा स्क्रीन पहले ही डार्क हो चुकी है, इसलिए उसने यह विचार छोड़ दिया और किचन की ओर चला गया। जबकि इश्की डाइनिंग टेबल पर आई, जहां दादी और दिया पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। अगली सुबह इश्की हॉस्पिटल गई, जहां उसने विजय के फ़ोन को ट्रैक करके उसका पता लगा लिया था। अस्पताल पहुंचने के बाद उसने वार्ड के बाहर की खिड़की से विजय को अपने बीमार दादा की देखभाल करते देखा। उसने गेट खोला और शांति से अंदर चली गई। अरे, क्या अब आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? इश्की ने पूछा। एक अनजानी आवाज़ सुनकर विजय ने अपना कर घुमाया। इश्की को देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि वह बहुत घबराया हुआ था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इश्की उसे ढूंढ पाएगी। वह इतना घबरा गया कि उसके हाथ से चम्मच छूटकर नीचे गिर गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? विजय ने पूछा। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि उसने अभी क्या गड़बड़ी की थी।
शांत हो जाओ, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे दादा से मिलने आई थी। उस आदमी ने उसे घूरा और फिर इश्की ने फलों की टोकरी को मेज पर रख दिया। चैप्टर 73। जब विजय ने इश्की को देखा तो उसके चेहरे पर जानलेवा चमक आ गई। मेरे दादाजी को तुमसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है, अभी यहाँ से चली जाओ। इश्की कुछ कहती उससे पहले ही बूढ़े आदमी ने विजय को डांटते हुए कहा, विजय तुम हमारे मेहमान के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो, और तुमने सूप भी नीचे गिरा दिया है, उसे अभी साफ करो, तब तक मैं तुम्हारी दोस्त से बात कर सकता हूँ। विजय इश्की को वार्ड में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था, उसे इश्की को दादाजी के साथ अकेले छोड़ने पर भरोसा नहीं था, हो सकता था वह उसे चोट पहुंचा दे। बूढ़े आदमी ने इश्की की तरफ मुड़कर पूछा, तुम विजय की दोस्त हो है ना? मुझसे मिलने के लिए थैंक यू। यहाँ बैठ जाओ। इश्की शांति से बैठ गई और विजय जो कर रहा था उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। इतने लंबे समय तक अस्पताल में रहने के बाद मुझसे मिलने आने वाली तुम पहली इंसान हो। मुझे लगता है कि तुम विजय के बहुत करीब हो, है ना? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए इश्की की तरफ देखा। दादाजी, क्या आप जानते हैं कि विजय आपकी मेडिकल फीस के लिए पैसे कहाँ से इकट्ठा कर पाया? इश्की ने संकोच से बूढ़े आदमी से पूछा। बूढ़े आदमी ने असमंजस से इश्की की ओर देखा, फिर उन्होंने विजय की तरफ नजरें घुमाए और जवाब दिया, विजय ने मुझे बताया था कि उसने इस साल काम में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए उसे बोनस मिला था। विजय जो किनारे खड़ा था उसकी आंखें सिकुड़ गई और उसने अपनी मुठिया भींच ली, वह इश्की को घूर रहा था। इश्की समझ गई कि विजय ने अपने दादाजी से झूठी बातें कही थी। उसके दादा उसके दादी की तरह ही बूढ़े थे, इसलिए वह उनसे और कुछ नहीं कहना चाहती थी। दादाजी, हमें बाहर जाकर कुछ बात करनी है। विजय ने अपने दादाजी की बात को बीच में रोक दिया और इश्की को अपने साथ कमरे से बाहर आने का इशारा किया। इश्की ने विजय के दादाजी की ओर देखा और बोली, आप आराम करिए, मैं चलती हूँ। विजय इश्की को एक सुनसान जगह पर ले गया, फिर उसने घूरकर इश्की को देखा और बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही हूँ? और तुमने मुझे कैसे ढूंढा? ये पता लगाना आसान है कि तुम कौन हो, और तुम्हें ढूंढना और भी आसान है। इश्की ने शांति से उसकी तरफ देखते हुए कहा। इश्की की बात सुनकर विजय स्तब्ध रह गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी खुशनुमा जिंदगी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी, और उसे ये भी नहीं पता था कि अब वह जेल जाने वाला है या नहीं। अगर उसे कुछ हो गया तो उसके दादाजी का क्या होगा? उसके दिमाग में अनगिनत सवाल चल रहे थे। शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी स्थिति को समझ रही हूँ। मैं तुम्हें पुलिस के पास ले जाने नहीं आई हूँ, पर मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। इश्की ने उसे सख्त नजरों से देखते हुए उसका ध्यान भटकाया। विजय को पहले तो उस पर डाउट हुआ, इसलिए उसने पूछा, तुम मुझे गिरफ्तार करवाने के लिए यहाँ नहीं आए हो? फिर क्यों आए हो? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम सही से जवाब दे पाओगे या नहीं। इश्की ने तुरंत जवाब दिया। तुम क्या जानना चाहती हो? विजय ने डरे हुए भाव से उसकी ओर देखा। तुम्हें पैसे किसने दिए? इश्की ने उसे घूरते हुए पूछा, उसकी आंखों में चिंगारी सी चमक थी। ये सुनकर विजय ने गहरी सांस ली। मैंने उसके बारे में कभी किसी को नहीं बताया। उसे कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? विजय ने अपना गला साफ करते हुए कहा। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, बस मेरे सवाल का जवाब दो। इश्की ने गंभीर चेहरे से जवाब मांगा। तुमने कुछ पल पहले मेरे दादाजी द्वारा कही गई हर बात सुनी ही थी। विजय ने उसे टालने की कोशिश की। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारे दादाजी की तरफ बेवकूफ़ हूँ जो तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लूंगी? सच कहूँ तो ये करने की कोशिश भी मत करो। इश्की चिल्लाई, उसकी आवाज़ वहाँ गूंज उठी। विजय ने गहरी सांस ली, फिर एक पल हिचकिचाने के बाद उसने कहा, ये तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन क्या आप गारंटी दे सकती है कि मेरे खाते में जो पैसे हैं वो कहीं नहीं जाएंगे? विजय नहीं चाहता था कि उसके दादाजी के पूरी तरह ठीक होने से पहले ही सारा पैसा खत्म हो जाए। ये उसे जेल में डालने से अलग नहीं था। कोई तुम्हारा पैसा नहीं चाहता, मैं इसकी गारंटी दे सकती हूँ। विजय फिर से हिचकिचाया और बोला, एक रेस्टोरेंट मालिक ने मुझे अपना नंबर दिया था, लेकिन मैं उसे कभी नहीं मिला। हम एक दूसरे से सिर्फ फोन पर ही बात करते थे। एक रेस्टोरेंट का मालिक? तुम उसे कैसे जानते हो? इश्की ने पूछा। मेरे दादाजी को ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। मुझे पैसे उधार देने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं अपनी चिंताएं दूर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में गया था। वहाँ का मालिक जानता था कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ, इसलिए उसने मुझे बताया कि वह एक ऐसे व्यक्ति को जानता है जो उसकी मदद कर सकता है, इसलिए मैं। विजय ने अपनी बात रोक दी और इश्की की तरफ है देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि वह बहुत शर्मिंदा था। तो फिर क्या तुम उस व्यक्ति का नाम जानते हो? वह व्यक्ति जिससे रेस्टोरेंट के मालिक ने तुम्हारा परिचय कराया था? इश्की ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसे मिस कहते सुना था। विजय ने इश्की से कहा। क्या तुम्हें अभी उस रेस्टोरेंट का पता याद है? हाँ,
मुझे बताओ, इश्की ने ऑर्डर दिया क्योंकि उसने खुद उस रेस्टोरेंट मालिक से मिलने का फैसला किया। जैसे ही इश्की पता लेकर जाने वाली थी, विजय ने उसे रोक दिया। क्या तुम उन्हें ये बता सकती हो कि यह जानकारी तुम्हें किसी और ने दी है? इश्की ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, चिंता मत करो, अब से तुम्हारे दादाजी का अच्छे से ख्याल रखा जाएगा और ऐसी चीज़ों से दूर रहना, वरना मैं तुमसे बदला लेने वापस आऊंगी। विजय डर गया और कुछ कदम पीछे हटकर इधर उधर देखने लगा। इश्की वहां से चली गई। कार में इश्की इस बारे में सोचती रही, मालिक और भड़काने वाले लोग दोनों एक टीम के होंगे। ऐसे में मालिक उसे जरूर जानता होगा, अगर वह अपना चेहरा नहीं दिखा सकती तो उसकी तरफ से उससे कौन बात कर सकता है? वह व्यक्ति कोई ऐसा होना चाहिए जिस पर वह भरोसा कर सके। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। इस विचार को ध्यान में रखते हुए उसने तुरंत कार घुमा ली और जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पर चल पड़ी। एक रेस्टोरेंट में पहुंचकर इश्की टेबल पर बैठी और उस व्यक्ति के आने का इंतजार करने लगी। इस समय टीवी पर मल्होत्रा परिवार के प्रोग्राम को दिखाया जा रहा था। उस कार्यक्रम को देखकर साफ पता चल रहा था कि मल्होत्रा परिवार का समारोह बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था। चारों तरफ कारों की लंबी लाइन थी। इश्की ने टीवी की ओर देखा और सोचने लगी, जैस्मिन भी वहां होगी। थोड़ी देर बाद एक जाना पहचाना व्यक्ति नजर आया और उसके सामने बैठ गया। तुमने मुझसे मिलने के लिए क्यों बुलाया? क्या बात है? हेमंत ने मुस्कुराते हुए इश्की से पूछा। इश्की का फोन आते ही वो तुरंत दौड़ा दौड़ा आया। उसे लगा कि जरूर इश्की कोई बड़ी बात बताने वाली थी। क्या उसके मन में भी कोई भावनाएं हो सकती थी? जो भी हो, वह इस मौके का फायदा उठाना चाहता था। मेन्यू देखो, सब कुछ मेरे तरफ से तुम्हारे लिए आज फ्री है। हेमंत ने मेनू कार्ड उठाया और उसकी की तरफ देखा। उसे लगा कि वह सचमुच उससे कुछ चाहती है, इसलिए हेमंत ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पसंदीदा डिश ऑर्डर कर दिया। फिर उसने पूछा, क्या तुम बता सकती हो कि तुमने मुझे क्यों बुलाया? मल्होत्रा परिवार का कार्यक्रम टीवी पर चल रहा है, क्या तुम देख रहे हो? इश्की ने उसे याद दिलाया। इश्की की याद दिलाने पर हेमंत की तिरछी नजरें टीवी पर गई। देखने को क्या है, मैंने इससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से मनाए गए कार्यक्रम को देखा है। ये तो बस जोकरों का ग्रुप है। हेमंत ने उन्हें देखने की जहमत भी नहीं उठाई। उसके लिए मल्होत्रा परिवार बस एक बेवकूफ़ों और नाटकों में भाग लेने वालों से ज्यादा कुछ नहीं था। इश्की ने उसकी तरफ देखा, उसमें जरा भी गर्मजोशी नहीं थी। चलो उनके बारे में बात नहीं करते, मुझे बताओ तुमने मुझे यहाँ आने के लिए क्यों कहा? हेमंत ने अधिकता से इश्की को देखा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जो कहने जा रही हूँ उसमें तुम्हें बहुत इंटरेस्ट है? इश्की ने हेमंत की आंखों में भाव को देखते हुए पूछा। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो बस तुम्हारी चिंता हो रही है। हेमंत ने जल्दी से अपनी बात छुपाते हुए कहा। सच में? ठीक है, दरअसल मैंने तुम्हें आज यहाँ आने के लिए इसलिए कह रही थी क्योंकि मुझे कुछ पता लगाने में तुम्हारी मदद चाहिए। इश्की ने हेमंत से आंखें मिलाते हुए समझाया। तुम्हें मुझसे क्या पता करवाना है? हेमंत ने हैरानी से इश्की की ओर देखा। इश्की ने शांति से कहा, यह पार्किंग में हुई घटना के बारे में है। मुझे वह व्यक्ति मिल गया है जिसने मुझ पर हमला किया था। तुमने उसे ढूंढ लिया? वह कहाँ है? मैं जाकर उसे कड़ी सजा दिलवाऊंगा। खबर सुनते ही हेमंत तुरंत खड़ा हो गया। इश्की जानती थी कि वह आदमी ऐसे ही प्रतिक्रिया देगा, इसलिए उसने जल्दी से उसे आंखों से इशारा किया और बोली, बैठ जाओ और अपनी आवाज़ कम करो। इश्की ने अपने आसपास का माहौल देखा जहां सब कुछ शांत था और आखिरकार उसने राहत की सांस ली। मैं उस व्यक्ति से मिल चुकी हूं और ऐसा लगता है कि किसी ने उसे मुझ पर हमला करने के लिए रखा था। अब उसे इस बात के लिए परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भले ही वह बस सिर्फ एक किराए का गुंडा ही क्यों न हो, तुम्हें उससे यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वह भी एक साथी है। हेमंत गुस्से में बोला। तुम्हें उसे वह सजा देने ही होगी जिसका वह हकदार है। अगर उसने तुम्हें फिर से नुकसान पहुंचाया तो तुम क्या करोगी? हेमंत ने फिर घबराई हुई नजरों से इश्की की ओर देखा। क्या उसके लिए ऐसा करना सुविधाजनक है? हेमंत ने अचानक सोचा। अगर तुम्हारे पास ऐसा न करने का कोई कारण है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं इसे तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। हेमंत ने गंभीर स्वर में इश्की की आंखों में देखते हुए कहा। नहीं, बस मैं उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती। अब उसे सबसे जरूरी बात ये पता लगाना है कि इस घटना के पीछे असली अपराधी कौन है। इश्की ने सख्त लहजे में उसे याद दिलाया। इश्की ने हेमंत से आगे कहा, मैं उससे पता हासिल करने में कामयाब रही जहां हमलावर से उकसाने वाले लोग मिले थे। मैंने आज तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि तुम मेरे लिए उस जगह की जांच करो। मैं? हेमंत ने असमंजस में पूछा। हाँ, मुझे यकीन है कि वह मुझे पहचान लेंगे, इसलिए मैं वहाँ अकेले नहीं जा सकती।
मैं उस घटना के बारे में किसी को यूं ही नहीं बता सकती, इसलिए इसके लिए तुम सबसे बेहतर विकल्प हो और तुम ही हो जिस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है, इश्की ने बिना भाव के कहा। हेमंत इन शब्दों को सुनकर भावुक हो गया क्योंकि इश्की ने वास्तव में उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा था जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। तुम ध्यान कहाँ लगा रहे हो? इश्की ने हेमंत को होश में लाने की कोशिश करते हुए पूछा क्योंकि उसने देखा कि वह स्तब्ध था। कुछ नहीं, हम किस बारे में बात कर रहे थे? हेमंत ने इश्की से मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने कहा कि क्या तुम्हारे पास उस जगह को देखने का टाइम है? इश्की ने फिर से दोहराया। हाँ जरूर, अगर इसका तुमसे कोई लेना देना है तो मैं व्यस्त नहीं रहूंगा। मैं तैयार हूँ, हेमंत ने इश्की की ओर देखते हुए ऐसे कहा जैसे दुनिया में उससे ज्यादा जरूरी चीज और कुछ नहीं है। क्या तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो? इश्की ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा। ये उस जगह का पता है, तुम इसे देख सकते हो। मैं कार में ही इंतजार करूंगी, बाद में मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी, उसने कहा। जब मैं अंदर जाऊं तो मुझे क्या कहना चाहिए? तुम वहां जाकर उनसे कहोगे कि तुम्हें मैनेजर से मिलना है। मैनेजर से मिलकर क्या करना है? तुम मैनेजर से मिलने के बाद कहना कि तुम्हें उनकी मिस से मिलना है। मिस कौन है? उन्होंने कहा कि उनकी मालकिन कोई मिस है, वह आपको उनसे मिलवाएंगे। जब ऐसा होगा तो आपको बस उसकी एक तस्वीर लेनी है और आपका काम हो जाएगा। इश्की ने हेमंत को पूरी घटना बताए। कोई बड़ी बात नहीं है, हेमंत ने कहा क्योंकि शुरू में उसे लगा कि यह कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है, लेकिन इश्की की बातें सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हालांकि यह काम आसान लगता है लेकिन इसके साथ कुछ जोखिम जुड़े हैं, इसलिए तुम्हें सावधान रहना है। लापरवाह मत रहना क्योंकि ऐसे लोग बहुत चालाक होते हैं, अगर उन्हें कुछ पता चल गया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है, इश्की ने गंभीरता से समझाया। क्या यह उतना ही डरावना है जितना तुमने अभी बताया, या तुम मुझे डरने की कोशिश कर रहे हो? हेमंत ने इश्की की ओर देखा। क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक करने वाली हूँ? बस तुम्हें सावधान रहना है, उसने चेतावनी दी। इसे पहन लो ताकि मैं तुम्हारी जगह को ट्रैक कर सकूं। इश्की ने एक छोटा सा ट्रैकर जिसमें रिकॉर्डिंग की भी सुविधा थी हेमंत को दिया। हेमंत ने उसे पकड़ लिया और बोला, मुझे कहाँ पहनना है? इसे वही पहनो जहाँ ये छिप सके। जब तक तुम मिस से न मिलो तब तक तुम्हें उनकी तलाशी से बचना है, इश्की ने तुरंत सलाह दी। ठीक है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी फिल्म में हूँ? हेमंत ने मजाक करना जारी रखा। इश्की ने तुरंत कहा, इसे गंभीरता से लो। इश्की ने हेमंत को सिर से पैर तक देखा और बोली, तुम्हें इसे चेंज करने की जरूरत है। कपड़े बदलने पड़ेंगे। क्या इस तरह से जाना अच्छा नहीं लगेगा? हेमंत की बात सुनते ही इश्की काफी चिढ़ चुकी थी। अब जबकि हम एक्टिंग कर रहे हैं इसलिए हमें पूरी ताकत लगानी होगी, उसने तुरंत जवाब दिया। चलो मैं तुम्हें माल ले चलती हूँ। अपनी बात खत्म करने के बाद इश्की उठी और रेस्टोरेंट के बाहर चली गई। ये देखकर हेमंत भी उसके पीछे चला गया। चैप्टर 74। इश्की हेमंत को मॉल के अंदर ले गई। अंदर जाते ही उसने दुकानदार से कहा, सर आप उनके लिए कपड़ों के ऐसे सेट तैयार करिए जो उनमें फिट आए। दुकानदार ने हेमंत को ध्यान से ऊपर से नीचे तक देखा और अपने स्टाफ को हेमंत के लिए कपड़े लाने को कहा। जब स्टाफ हेमंत के लिए कपड़े लाया तो इश्की उसे देखने लगी। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? दुकानदार ने इश्की से पूछा। इश्की ने हेमंत को ध्यान से देखा और उसे यह काफी ठीक लगा। ये तुम पर परफेक्ट होंगे, इसे पहन कर दिखाओ। इश्की, क्या ये बहुत सिंपल नहीं है? हेमंत ने उन कपड़ों को देखकर महसूस किया कि यह उससे बहुत अलग है। निश्चित रूप से इश्की उसे धोखा देने की कोशिश कर रही थी, है न? हम जिस काम के लिए जा रहे हैं उसके लिए इस तरह का कपड़ा ही बेहतर होगा। इश्की उस कपड़े से काफी संतुष्ट थी। जाओ और इसे पहन कर देखो, अब और समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। इश्की ने उसे तुरंत भेज दिया। कुछ देर बाद हेमंत ने वो कपड़े पहने और बाहर आया। हालांकि कपड़े काफी साधारण लग रहे थे लेकिन फिर भी वह उसमें काफी अच्छा लग रहा था। इश्की उसके पास आए और उसे ध्यान से देखते हुए बोली, कपड़े तो कैजुअल लग रहे हैं पर अभी भी तुम इतने अच्छे नहीं लग रहे जितना मैं चाहती हूँ। तुम्हें अभी भी थोड़े बदलाव की जरूरत है। पैसे देने के बाद इश्की हेमंत को स्टाइलिश की दुकान पर ले गई। वहां पहुंचकर उसने सबको नजरअंदाज किया और हेमंत से बोली, बैठ जाओ। इश्की ने हेमंत को मिरर के सामने बिठाया, फिर उसने हेमंत के चेहरे पर कुछ करना शुरू किया। ये देखकर हेमंत तुरंत अपने हाथ उठाते हुए बोला, अरे रुको इश्की, तुम क्या कर रही हो? मैं बस तुम्हें थोड़ा अलग दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतना बेकार नहीं दिखाऊंगी, इश्की ने हेमंत को समझाया। हेमंत ने अनिच्छा से इश्की को उसका काम करने दिया। कुछ देर बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब देखो तुम कैसे लग रहे हो।
इश्की के हटने के बाद हेमंत ने खुद को आईने में देखा। वह खुद को पहचान ही नहीं पाया क्योंकि वह एक बिल्कुल अलग इंसान की तरह लग रहा था। एक पल के लिए तो उसे भी भरोसा नहीं हुआ क्योंकि वह सचमुच एक आम इंसान की तरह नजर आ रहा था। ब्यूटी एडवाइजर ने देखा कि इश्की किस तरह से किसी के चेहरे को बिगाड़ रही थी तो वह तुरंत कुछ कहने वाली थी कि तभी इश्की ने कुछ पैसे निकाले और वहां रखते हुए हेमंत को खींचकर बाहर ले गई। इस बीच ब्यूटी एडवाइजर उन दोनों को देखती रह गई और उसने सोचा कि वह कुछ ज्यादा ही अजीब लोग थे। इश्की ने कार स्टार्ट किया और हेमंत को रेस्टोरेंट तक छोड़ा। तुम्हें अब जाना चाहिए, सामने वाले चौराहे से आगे बढ़ो और तुम्हें वह रेस्टोरेंट दिखाई देगा, इश्की ने हेमंत को समझाया। तुम मेरा इंतजार कहाँ करोगी? क्या तुम्हारे पास कोई हथियार है जिससे मैं अपनी रक्षा कर सकूं? हेमंत ने घबराकर इश्की की तरफ देखा। मैं कार यही छोड़ूंगी लेकिन रेस्टोरेंट के सामने एक छोटी सी दुकान है, मैं वहां से तुम पर नजर रखूंगी, इश्की ने जवाब दिया। अगर तुम्हें खतरा लगे तो घबराना मत, हो सके तो खुद को बचाने की कोशिश करना और 3 बार खांसना, इस तरह मुझे पता चल जाएगा कि तुम मुसीबत में हो और मैं तुरंत तुम्हें लेने आ जाऊंगी, इश्की ने उसके आंखों में देखते हुए निर्देश दिया। ठीक है, समझ गया, अब मैं चलता हूँ। हेमंत ने इश्की को गौर से देखा और कार से बाहर निकल गया। फिर वह सीधे रेस्टोरेंट की ओर चल पड़ा। इश्की ने कुछ देर पहले ही माल से टोपी खरीदी थी, उसे पहनकर उसने ये सुनिश्चित किया कि वह पूरी तरह से अलग नजर आ रही है। उसके बाद वह कार से उतरी और रेस्टोरेंट के सामने दुकान पर चल पड़ी। इस समय अयांश का फोन बजने लगा। सर, हमने एक आदमी को रेस्टोरेंट में आते देखा है। वह मिस्टर हेमंत जैसा दिखता है। रेस्टोरेंट के बाहर डेरा डाले हुए अयांश के आदमियों ने अयांश को इसकी जानकारी दी। क्या तुम हेमंत सक्सेना के बारे में बात कर रहे हो? अयांश ने पूछा। वह आदमी उसके जैसा ही दिखता है लेकिन हमें यकीन नहीं है कि यह वही है। उस पर दूर से नजर रखो और अगर कुछ भी हो तो मुझे बताना, अयांश ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। ठीक है। फोन रखने के बाद अयांश सोचने लगा, हेमंत ऐसी जगह पर क्यों जाएगा? जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। फिर उसने अपना काम करना जारी रखा। इश्की दुकान में आए और एक ड्रिंक ऑर्डर करके खिड़की के पास बैठ गई। वह अपने सामने वाले रेस्टोरेंट को ध्यान से देखने लगी। रेस्टोरेंट में दाखिल होते ही हेमंत ने इधर उधर देखा और एक सीट चुनकर खाने का ऑर्डर दिया। फिर उसने नाटक करना शुरू किया। जैसा कि इश्की ने अनुमान लगाया था, उसके एक्टिंग ने रेस्टोरेंट के मालिक का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मलिक ने पहले उसे कुछ साइड डिश दी, फिर वह कुछ बोतलों के साथ हेमंत से बात करने आया। पिछला मिशन असफल होने के कारण मलिक को अपने मिस से बहुत फटकार सुननी पड़ी थी। इस बार वह विजय से ज्यादा होशियार किसी को काम पर रखना चाहता था ताकि मिशन सफल हो। इस तरह वह अपने मिस की नज़रों में अपनी प्रतिष्ठा और रुतबा वापस पा सकता था। जैसे जैसे मलिक हेमंत को परख रहा था, उसे लग रहा था कि हेमंत विजय से कई ज्यादा बुद्धिमान है। यही वजह थी कि उसने हेमंत से संपर्क करके उसका आकलन करना शुरू किया। विजय पहले ही एक बार बेनकाब हो चुका था, इसलिए अब वह मिशन में किसी काम का नहीं रहा। क्या हुआ भाई, तुम मुझे बहुत छोटे लगते हो। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे अपना दोस्त समझकर मुझसे सब कुछ बता सकते हो। सब कुछ बताने के बाद तुम्हें अच्छा लगेगा। रेस्टोरेंट के मालिक ने हेमंत की ओर देखा और जानने की कोशिश की। हेमंत ने उसे देखा और समझ गया कि मलिक उसके झांसे में आ गया है, इसलिए हेमंत ने अपनी बात बढ़ा चढ़ाकर कही और उसे एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई। उसकी एक्टिंग इतनी जबरदस्त कि मालिक पूरी तरह से धोखे में आ गया। ये देखते हुए कि हेमंत इतना छोटा है और फिर भी उसे इतना दुख सहना पड़ा, मलिक ने उसके साथ कुछ देर तक बातचीत की और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता रहा। इसके बाद उसने अपना चेहरा काफी गंभीर करते हुए कहा, भाई, अब जबकि तुम्हारा परिवार बहुत परेशानी में है तो क्या आपने कभी अपने जीवन को बेहतर बनाने के बारे में सोचा है? अब जबकि मलिक ने पहले ही यह सुझाव दे दिया था, हेमंत ने दयनीय भाव से जवाब दिया, बेशक मैंने इसके बारे में सोचा है, बस बात यह है कि मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है। मैं अपना जीवन कैसे बदल सकता हूँ, ये देखकर कि उनके आसपास कोई नहीं है। मालिक ने चुपके से हेमंत को अपने मिस के बारे में बताया। ये मालिक की बात सुनते ही हेमंत की आंखें चमक उठी। क्या तुम जिस मलिक के बारे में बता रहे हो वह कोई लड़की है? ये सुनकर हेमंत ने मालिक की तरफ अविश्वास से देखा। इस दुनिया में इतनी अच्छी चीज कैसे हो सकती है? अगर मैं इतना पैसा कमा सकता हूँ तो मैं यह जरूर करूँगा। मलिक समझ गया कि हेमंत को उसे पर यकीन नहीं हुआ। वह झुंझलाकर बोला, यह मेरी बात अब तक क्यों नहीं मान रहा? ये सच है, कुछ दिन पहले ही किसी को पैसे दिए गए थे, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। मलिक ने पूरी गंभीरता से हेमंत की ओर देखा। हेमंत ने एक्टिंग जारी रखा जैसे उसे विश्वास न हो और उसने एक पल के लिए सोचने का नाटक किया। फिर उसने आगे कहा, अगर तुमने जो कहा वह सच है तो मुझे तुम्हारी मिस से मिलना होगा, वरना मैं भरोसा नहीं पाऊंगा।
पैसा आसमान से गिरकर सीधे ऊपर मेरे पास क्यों आएगा? हेमंत बुदबुदाया। मलिक परेशान सा हेमंत को घूर रहा था। ऐसा लग रहा था कि हेमंत ने उसे सचमुच कड़ी टक्कर दी है। क्या आप उनसे मिलते ही नौकरी ले लेंगे? मलिक ने हेमंत की ओर देखते हुए सख्ती से पूछा। हाँ, जब मैं तुम्हारी मिस से नहीं मिलूंगा तब मुझे कोई सुकून नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा लगेगा कि मैं कोई गैर कानूनी काम कर रहा हूँ। हेमंत ने जानबूझकर मलिक को डर का भाव दिखाते हुए सर हिलाया। मलिक ने गहरी सांस ली और हेमंत को बहुत देर तक घूरता रहा। फिर उसने कहा, क्योंकि हमने इतनी देर तक बातें की है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम उनसे मिल सको, लेकिन मुझे तुम्हें ये बताना होगा कि मिस तुमसे मिलने के लिए कभी राजी नहीं होगी। मैं बस तुम्हें उनके पास ले जा सकता हूँ। उन्हें एक नज़र देखने के बाद तुम्हें तुरंत मेरे साथ चले जाना चाहिए। मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं पड़ने दूंगा, मलिक ने शक्ति से कहा। अगर तुम ये काम करने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें तुरंत उनके पास ले चलूंगा। अगर नहीं तो तुम इस बारे में भूल जाओ, उसने आगे कहा। ठीक है, हेमंत ने सहमति में सिर हिलाया। मेरे पीछे आओ। मालिक ने अपना काम किसी को दिया और हेमंत को बाहर कार तक ले गया। जैसे ही हेमंत बाहर निकाला उसने लापरवाही से इधर उधर देखा और मालिक के साथ कार में बैठ गया। कार स्टार्ट होते ही वह दूर निकल गए। जैसे ही इश्की ने देखा कि हेमंत को कोई कार में ले जा रहा है, वह तुरंत दुकान से बाहर निकली और अपनी कार की तरफ बढ़ी। फिर वह पीछे से कार का पीछा करने लगी। इस दौरान अयांश एक मीटिंग में व्यस्त था। जब उसे अपने एक आदमी का टेक्स्ट मैसेज मिला तो वह हैरान हुआ। रेस्टोरेंट मालिक उस आदमी के साथ चला गया था। हमारे कुछ आदमियों को उनके पीछे लगाओ और रेस्टोरेंट पर भी अच्छी तरह से नज़र रखो। समझ गया मेरे छोटे भाई, याद रखना कि मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसने तुम्हें और मिस को मिलने का इतना अच्छा मौका दिया है, लेकिन तुम इसके बारे में किसी को मत बताना वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मलिक ने गाड़ी चलाते हुए हेमंत को सलाह दी। चिंता मत करो, अगर तुमने सचमुच मुझे पैसे कमाने और अपनी जिंदगी बदलने का इतना अच्छा मौका दिया है तो मैं तुम्हारा आभारी हूँ। पैसा मिलते ही मुझे अपना खाता नंबर भेजना मत भूलना, मैं उसमें से कुछ पैसे तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूंगा। हेमंत ने मलिक के साथ रिश्ता अच्छा बनाने की कोशिश की। मालिक ये शब्द सुनकर खुश हो गया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। भाई, मैं कह सकता हूँ कि हमारे बीच अच्छे संबंध होंगे। तुम सचमुच काफ़ी होशियार हो। रास्ते में दोनों बातें करते रहे और हंसते रहे, जिससे उन्हें पता ही नहीं चला कि वह कब उस जगह पर पहुंच गए जहां उन्हें जाना था। ये जगह मल्होत्रा परिवार के कार्यक्रम की थी। भाई, हम वहां आ गए, चलो चले, मलिक ने हेमंत की ओर देखते हुए कहा। इश्की भी कुछ ही दूरी पर खड़ी थी और उनके पीछे वहां पहुंच गई। उसने तुरंत उस जगह को पहचान लिया। ये वह जगह है जहां मल्होत्रा परिवार आज अपना समझ कर रहा था। इसके बाद इश्की ने अपनी कार दूर खड़ी की और चुपचाप हेमंत के इशारे का इंतजार करने लगी। इश्की को ये पता नहीं था कि अयांश के आदमी उसके पीछे छिपे हुए थे और पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए थे। दूसरी ओर हेमंत ने अपने सामने खड़ी कारों की कतार को देखा और उसे रेस्टोरेंट में पहले देखा गया न्यूज़ याद आ गया। क्या मल्होत्रा परिवार के अलावा यहाँ कोई और भी परिवार कार्यक्रम कर रहा है? हेमंत ने मन ही मन सवाल किया। मालिक तब तक कहीं फिर दूर जा चुका था। जब उसने मुड़कर देखा तो हेमंत उसकी कार के ठीक बगल में खड़ा था। भाई, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? मेरे पीछे आओ, उसने चिल्लाकर कहा। ये सोचकर कि हेमंत वहाँ की भव्यता को देखकर डरा हुआ है, उससे रहा नहीं गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ते गए उन्हें सूट पहने और भी ज्यादा आदमी दिखाई देने लगे। मलिक हेमंत को अपने साथ लाते हुए भीड़ में घुलने मिलने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार बहुत लंबी कोशिश करने के बाद जब हेमंत को लगा कि इतनी कोशिशें के बाद वह उस इंसान से जल्दी मिल नहीं पाएगा तो वह काफी हताश हुआ। उसने मलिक के कान में फुसफुसाते हुए कहा, इसमें से आपकी मिस कौन है? क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं। मालिक कुछ देर तक देखता रहा, फिर मिस को देखकर उसकी ओर इशारा करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ के कारण वह केवल हेमंत के कान में फुसफुस सकी। अपने दाएं और देखो, सामने वाली जो लड़की खड़ी है वही मिस है। हेमंत ने मलिक की बताई गई जगह की तरफ देखा और उस व्यक्ति को देखना चाहा जिसके बारे में उसने बात की थी। क्या वह जैस्मिन नहीं है? शुरू में तो वह उसकी एक तस्वीर लेने को तैयार था, लेकिन उसे लगा कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब उसने पहचान लिया कि वह मिस कौन है तो जैस्मिन के उसके पहचाने जाने के डर से उसने तुरंत सर नीचे कर लिया। जब मलिक ने हेमंत को नीचे देखते पाया तो उससे पूछा, तुम नीचे क्यों देख रहे हो? क्या तुमने उसे देखा है? हेमंत मलिक की तरफ मुड़ा और सिर हिलाया। मालिक उसकी बात समझ गया और चुपचाप उसे वापस कार में ले गया। इस बीच इश्की काफी देर से कार में इंतजार कर रही थी और हेमंत वापस नहीं आया।
उसे हेमंत से कोई संकेत भी नहीं मिला था, इसलिए वह उसे ढूंढने के लिए कार से उतरते ही वाली थी कि उसने देखा 2 आदमी आ रहे हैं और ध्यान से देखने पर हेमंत को एहसास हुआ कि यह हेमंत और वह रेस्टोरेंट मालिक ही था। ये देखकर कि वह अपनी कार में बैठकर वहां से जा रहे हैं, इश्की ने भी अपनी कार स्टार्ट की और दूर से उनका पीछा करने लगी। अयांश के आदमी भी उनका पीछा कर रहे थे। कार में रेस्टोरेंट मालिक हेमंत को सभी चीजों के बारे में जानकारी दे रहा था। उसने ये भी वादा किया कि काम पूरा होने पर वह उसे पैसे ट्रांसफर कर देगी। जवाब में हेमंत ने मालिक पर अपना भरोसा जताया। मॉल के पास पहुंचकर हेमंत ने मालिक से अनुरोध किया कि वह उसे सड़क किनारे छोड़ दे, फिर वह मॉल में चला गया। जब मलिक ने देखा कि हेमंत मॉल में गायब हो गया तो वह भी वहां से चला गया। चैप्टर 75। जब इश्की ने देखा कि रेस्टोरेंट का मालिक वहां से जा चुका है तो वह भी जल्दी से कार से उतरी और उसे एक मैसेज भेजा, हो सकता है कि वह अभी भी मॉल के आसपास तुम पर नजर रख रहे हो, इसलिए मैं अभी आकर तुम्हें नहीं ले जा सकती। हालांकि तुम्हें कोई खतरा नहीं है, इसलिए हम ऑफिस में मिलेंगे। ठीक है, हेमंत ने मैसेज पढ़ने के बाद तुरंत जवाब दिया। फिर उसने ऐसे दिखावा किया जैसे सब कुछ सामान्य है और जाने से पहले उसने मॉल में कुछ चक्कर लगाए। दूसरी ओर अयांश के आदमी भी रेस्टोरेंट के मालिक का पीछा करते हुए वापस रेस्टोरेंट तक पहुंच गए थे। उन्होंने अयांश को पूरी बात बता दी। कुछ समय बाद इश्की अपने ऑफिस वापस आ गई और हेमंत का इंतजार करने लगी। लगभग 10 मिनट बाद हेमंत ऑफिस में आया। उसे डर था कि मलिक उसके पीछे पीछे वहां आ सकता है, इसलिए उसने अपने पुराने कपड़े नहीं बदले और तुरंत बिल्डिंग में घुस गया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि मालिक वहां नहीं है, हेमंत लिफ्ट से इश्की के ऑफिस पहुंच। जैसे ही हेमंत अंदर आया उसने जल्दी से अपने कपड़े बदले। क्या तुम्हें इतनी जल्दी थी कि तुमने अपने कपड़े बदल लिए? इश्की ने उसे देखकर चढ़ाते हुए कहा। बिल्कुल, वह कपड़े बिल्कुल बेकार थे, मुझे तो उसमें घुटन हो रही थी। हेमंत घृणा के साथ सोफे पर बैठ गया। इश्की ने हेमंत के व्यवहार को देखा और बोली, हम अभी इन कपड़ों से छुटकारा नहीं पा सकते। इस पूरी घटना के मास्टरमाइंड को पकड़ने से पहले तुम्हें एक आम आदमी की तरह व्यवहार करना होगा। क्या तुम अभी भी इसे जारी रखना चाहती हो? क्या तुम मजाक कर रही हो? हेमंत ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो? अभी तो सिर्फ एक दिन ही बीता है और तुम्हें अभी से पछतावा हो रहा है। इश्की ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसे फटकार लगाई। हेमंत अपनी छवि बनाए रखना चाहता था। वह अपने वादे से पीछे कैसे हट सकता था, खासकर उस वादे से जो उसने इश्की से किया था। इसलिए उसने अंत तक इश्की का साथ देने का फैसला किया। नहीं, मुझे तुम्हारी मदद करने का कभी पछतावा नहीं हुआ। हेमंत ने सच्चे भाव को दबाते हुए इश्की की तरफ देखा। खैर, मैं पूरा दिन घूमते रहा हूँ, क्या तुम्हारे पास कॉफी है? हेमंत ने पूछा। हाँ रुको, इश्की बोली। जब उसकी बात खत्म हुई तो वह उसके लिए कॉफी लेकर आई। जैसे ही उसने उसके द्वारा बनाई गई कॉफी को देखा तो उसे राहत महसूस हुई। आखिरकार अब इश्की को उससे बात करने का मौका मिल गया था। तुम लोग इसलिए बाहर गए थे ताकि तुम मिस से सको, है ना? हाँ, हेमंत ने कॉफी का एक घूंट लिया और जवाब दिया। तो फिर क्या तुम उससे मिलने में कामयाब रहे? इश्की ने हेमंत से पूछा। मैं अभी थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहता हूँ, क्या तुम कॉफी का टेस्ट लेने भी नहीं दे सकती? हेमंत ने कहा और जानबूझकर उसे यह न बताकर कि उसने क्या खोजा है सस्पेंस पैदा करना चाहा। जवाब में वह बस उसे अपना समय लेने दे सकती थी क्योंकि उसने ही सबसे पहले उसकी मदद मांगी थी। ठीक है, अपना समय लो, अगर तुम चाहो तो मैं और कॉफ़ी बना दूंगी। आखिर ये तो बस एक कॉफ़ी थी और उसके लिए एक कॉफ़ी बनाना कोई बड़ी बात नहीं लगी। अगर हेमंत चाहे तो इश्की उसके लिए जितने चाहे उतने कॉफ़ी बना सकती थी। इश्की की बात सुनकर हेमंत ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे लगा था कि इश्की मना कर देगी, लेकिन इश्की बहुत चालाक थी। कुछ पल बाद आखिरकार इश्की ने पूछा, अब क्या मैं तस्वीर देख सकती हूँ? सच कहूँ तो मेरे पास वह तस्वीर नहीं है, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ बता सकता हूँ कि वह जिस मिस की बात कर रहा था वह कौन है। हेमंत ने इश्की की तरफ देखा, उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। इश्की ने भौहें सिकोड़ ली। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर मैं तुम्हें नहीं बताता तो तुम कभी सोच भी नहीं पाती कि वह मिस कोई ऐसी है जिसे हम जानते हैं, हेमंत ने मजाक करते हुए कहा। कोई हमारा जानने वाला? उसने पूछा। बातें बना बंद करो और बताओ कौन है वो? जैस्मिन मल्होत्रा। जैस्मिन मल्होत्रा? इश्की ने दोबारा पूछा। तो इसलिए मालिक हेमंत को मल्होत्रा परिवार के प्रोग्राम में ले गया था। मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए था। उसने अनुमान लगाया था कि जैस्मिन को विदेश में रहते हुए अपनी प्लानिंग को पूरा करने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना होगा, और फिर भी उसने यहाँ पर मुझ पर हमला बोल दिया। वह दिन पर दिन और भी ज्यादा हिम्मती होती जा रही है और इस देश में अपनी जगह भूलती जा रही है। मुझे भी तब झटका लगा जब मैंने देखा कि वह जैस्मिन है।
वह मुझे हमेशा से ही कोमल और कमजोर किस्म की लगी थी, कौन जानता था कि वह इतने घिनौने हैं। हेमंत चिल्लाया क्योंकि उसे ऐसे किसी व्यक्ति से नफरत थी जो इश्की को चोट पहुंचाना चाहता था। इश्की, अब जब हम जानते हैं कि वह जैस्मिन है तो क्या हमें उससे छुटकारा पाने के लिए किसी को भेजना चाहिए? हेमंत ने पूछा। उसे बस एक कॉल करना था, इश्की को खुद कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं थी और वह तुरंत जैस्मिन से छुटकारा पा लेते। मुझे ऐसा लगता है कि वह मुझसे बहुत समय से नफरत करती है। इस हद तक मेरी मदद करने के लिए मैं तुम्हारी आभारी हूँ। हालांकि अगले कदम के लिए मैंने तय किया है कि ये मेरे और उसके बीच का निजी मामला है, इसलिए मुझे इसे खुद ही संभालने दो। इश्की की आंखें ठंडी चमक से भरी थी, जिससे सामने बैठे हेमंत भी सिहर उठा। इश्की, इन कुछ घटनाओं से जो हमने सीखा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जैस्मिन बहुत ही निर्दयी किस्म की है। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं इसमें शामिल हो तो भी कोई बात नहीं, तुम्हें अयांश को इसके बारे में बता देना चाहिए, क्या तुम्हें नहीं लगता? हेमंत से चिंतित नजरों से इश्की की ओर देखा। आज मेरे लिए अपनी जान को जोखिम में डालने और मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। तुम बहुत थके हुए हो, मुझे लगता है कि तुम्हें जल्दी घर जाकर आराम करना चाहिए। इश्की ने उसके सवालों का जवाब दिया और थैंक यू कहा। ऐसा कहकर तुम ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे हम अजनबी हो, हेमंत ने आगे कहा। मैं सच में यह नहीं कह सकता कि यह जोखिम भरा था। शायद मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, लेकिन तुम्हारी बनाई हुई कॉफी पीने के बाद मुझे बेहतर लगा। हेमंत को उम्मीद नहीं थी कि इश्की उसके द्वारा उसके लिए किए गए कामों के लिए उसे थैंक यू कहेगी, लेकिन जब तक इश्की खुश थी वह भी खुश है। अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा, उसने आगे कहा। अगर तुम नहीं चाहती कि कोई इस बारे में बात करे तो जब भी जरूरत हो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करना। आखिरी शब्द कहते हुए हेमंत ने बची हुई कॉफी खत्म की, फिर उसने अपने कैजुअल कपड़े उठाए और इश्की की तरफ देखकर वहां से चला गया। इश्की हंस पड़ी जब उसने देखा कि वह इन कपड़ों में कितना अजीब लग रहा था, तो वह हेमंत के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सकी। उधर अयांश की मीटिंग अभी अभी खत्म हुई थी। वह ऑफिस में लौटा और अपने फोन पर मैसेज देखने लगा। पहला मैसेज उसके आदमियों की रिपोर्ट की थी, जिसमें उसे बताया गया था कि मालिक मल्होत्रा परिवार के कार्यक्रम में एक आदमी के साथ गया था, लेकिन जैसे ही अयांश ने दूसरा मैसेज देखा उसकी आंखें चौड़ी हो गई। रिपोर्ट में जो लिखा था उसके अनुसार जब उसके आदमी इश्की का पीछा कर रहे थे और उसकी सुरक्षा कर रहे थे तब वह उस जगह पर पहुंची थी जहां मल्होत्रा परिवार का कार्यक्रम था। इश्की वहां क्या कर रही थी? अयांश ने मैसेज को घूरना जारी रखा। वह सब उस जगह क्यों गए थे? अयांश खिड़की से बाहर की नजरों को देखकर सोचने लगा। थोड़ी देर बाद अयांश ने अपना फोन उठाया और इश्की को फोन किया। तुम कहाँ हो? इश्की ने जवाब दिया, ऑफिस में। तुमने मुझे फोन क्यों किया? दादाजी को कल छुट्टी मिल जाएगी, तुम भी उन्हें लाने जाना चाहती थी है न? क्या आज रात मैं अपने काम के बाद तुम्हें लेने आ सकता हूँ? अयांश ने दादाजी की छुट्टी के बारे में बात करते हुए कहा, क्योंकि वह सीधे सीधे पूछना नहीं चाहता था। ओह ठीक है, इश्की ने जवाब दिया, जबकि उसका दिमाग अभी भी चीजों में उलझा हुआ था। ठीक है, तो फिर तुम अपने ऑफिस में मेरा इंतजार करो। अयांश ने बात खत्म की और फोन रख दिया। समय बीत गया और वह फिर से बिजी हो गए। पलक झपकते ही छुट्टी का टाइम हो गया। ये देखकर अयांश इश्की के ऑफिस की ओर चल पड़ा। हालांकि उसे इश्की वहां नहीं दिखी, इसलिए वह कार से उतरकर अंदर जाने के बारे में सोचने लगा। जब उसे लिफ्ट दिखाई दी तो वह तुरंत उसमें चढ़कर ऊपरी फ्लोर पर जाने लगा। हालांकि वह वहां पहली बार पहुंचा था, इसलिए रिसेप्शनिस्ट ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। गुड मॉर्निंग सर, क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? उसने पूछा। क्योंकि वह अभी नई आई थी इसलिए उसने अयांश को नहीं पहचाना। उसने अयांश का नाम सुना था लेकिन उसे देखा नहीं था। ये देखकर कि रिसेप्शनिस्ट उसे पहचान नहीं रही है, अयांश ने जवाब दिया, मैं यहाँ इश्की कपूर से मिलने आया हूँ। मुझे खेद है, लेकिन आप कौन हैं? रिसेप्शन ने ध्यान से पूछा। वो किसी को भी इस तरह ऑफिस में घुसने नहीं दे सकती थी। मैं अयांश सिंघानिया हूँ। हालांकि उसे उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन वो सोचने लगी कि उसे क्या करना चाहिए। मैं इश्की का मंगेतर हूँ, क्या अब मैं जा सकता हूँ? अयांश ने ये देखकर पूछा कि रिसेप्शनिस्ट जम चुकी है। मुझे खेद है सर, मैं आगे चलती हूँ, उसने कहा। तभी कोमल वहां पहुंची और उसने अयांश को देखा। वह तुरंत उसके पास आई और बोली, मिस्टर सिंघानिया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वह मिस कपूर से मिलने आए हैं, रिसेप्शनिस्ट बोली। सर, मिस कपूर अंदर है, मैं आपको वहां ले चलती हूँ। कोमल ने विनम्रता से अयांश को इश्की के ऑफिस में ले गई। कोमल ने केबिन का गेट खटखटाया। मिस कपूर, मिस्टर सिंघानिया यहाँ है। इश्की ने जैसे ही मिस्टर सिंघानिया शब्द सुना उसने तुरंत सिर उठाया और गेट की तरफ मुड़ी। अगले ही पल अयांश उसके सामने ऑफिस में आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा।
क्या हम इस बात पर सहमत नहीं हुए थे कि मैं काम के बाद तुम्हें लेने आऊंगा? क्या तुम ये बात भूल गई? अयांश उसके पास आया और इश्की के सामने बैठ गया। कोमल ने सावधानी से गेट बंद किया और वहां से चली गई। मैं इसके बारे में भूली नहीं थी, बस मुझे पता ही नहीं चला कि घर जाने का टाइम हो गया है, इश्की ने जवाब दिया। इस समय तुम किस काम में इतनी व्यस्त हो? अयांश ने पूछा। कुछ नहीं, तुम क्या खाना चाहोगे? इश्की ने कंप्यूटर बंद करते हुए पूछा। तुम्हारा क्या मन कर रहा है? तुम जो चाहे मैं खा सकता हूँ। ठीक है, चलो फिर रेस्टोरेंट चलते हैं। मुझे कुछ मीठा खाने की इच्छा हो रही है, इश्की ने जवाब दिया। अपना बैग उठाते हुए इश्की खड़ी हुई और अयांश के साथ ऑफिस से बाहर चली गई। कोमल, हम जा रहे हैं, जाने से पहले सब कुछ चेक करना मत भूलना, इश्की ने कोमल को याद दिलाया। चिंता मत करिए मिस कपूर, मैं सब संभाल लूंगी। इसके बाद अयांश इश्की को रेस्टोरेंट ले गया जहां वह ज्यादातर जाते थे। इश्की ने अपने लिए कुछ व्यंजन ऑर्डर किए जबकि अयांश ने अपना नॉर्मल खाना ऑर्डर किया। तुम्हारे ऑफिस का डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है, अयांश ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। थैंक यू, ये सब तुम्हारी बदौलत है कि हमारे पास इतना खूबसूरत ऑफिस है, इश्की ने मिठाई खाते हुए कहा। उसे अच्छा महसूस हो रहा था, ऑफिस में रहते हुए वह काफ़ी परेशान थी। फिर भी मुझे कहना है, यह उतना बड़ा नहीं लगता, क्या इसे और बड़ा बनाने के लिए मुझे कुछ और पैसे लगाने होंगे? अयांश की आंखें मदद करने के इरादे से भरी थी। अभी जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास इन्वेस्ट करने के और भी मौके होंगे, लेकिन अभी टाइम नहीं आया है, इश्की ने समझाया। ठीक है, अगर तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना, अयांश ने दृढ़ता से कहा। मैं पूछूंगी, अगर तुमने इसका जिक्र नहीं भी किया होता तो भी मैं तुमसे पूछती, आखिरकार तुम ऐसे मामले में सबसे अच्छे हो, इश्की ने धीमी आवाज में उसकी तारीफ की। अयांश उसकी तारीफ सुनकर खुश हो गया। जब भी वह उसकी काबिलियत की तारीफ करती थी तो उसे बहुत अच्छा लगता था। उसकी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि वह इश्की के दिल में सबसे पहले वह जगह बने जिस पर वह सबसे ज़्यादा भरोसा करती हो। क्या तुम हाल ही में मेहर से मिलने गए हो? इश्की ने अयांश से पूछा। नहीं, वहाँ सब कुछ ठीक हो गया है। यहाँ तक कि अब पहले की तुलना में ही सामान बनाए जा रहे हैं, अयांश ने जवाब दिया। ये तो अच्छी बात है, वैसे तुम किस काम में व्यस्त थी? अयांश ने इश्की से पूछा। मैं अभी प्रोजेक्ट में व्यस्त हूँ, क्या हुआ? इश्की ने पूछा। मेरे आदमियों ने तुम्हें आज मल्होत्रा परिवार के प्रोग्राम में देखा था। क्या हुआ था? अयांश रुक गया और इश्की को घूरते हुए सवाल पूछा। इश्की के हाथ एक पल के लिए थम गए, फिर उसने अपनी मिठाई खाना जारी रखा। उसे सब कुछ पता क्यों लग जाता है? तुम्हारे पास मेरा पीछा करने के लिए कोई है? इश्की ने आंखें चौड़ी करके उसकी ओर देखते हुए पूछा। जब तुम वहां मौजूद थी जहां वे थे तो ये पीछा करना नहीं हुआ, अयांश ने शांति से कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मल्होत्रा परिवार पर नजर रख रहे हो? इश्की ने बात समझकर पूछा। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बताओ तुम वहां क्या कर रही थी? अयांश ने सख्ती से इश्की से पूछा। इश्की ने अपना सिर नीचे किया और मिठाई खाते हुए सोचने लगी, मुझे उसको बताना चाहिए या नहीं? अगर मैं उसे बता दूं तो वह इस बात का बतंगड़ बना देगा। अगर जैस्मिन भाग गई तो मेरे लिए इस मामले की तह तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, मुझे क्या करना चाहिए?